काऊणमुकारं जिन्वरवसस्वड्डमाणस् दंसणमग्गं भोक्ष्यामि जाकम्मं समास्य। पेज नंबर 224। पैशाची ये जो पहला सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, ठीक है। मतलब इस सूत्र के बाद इस परिच्छेद में जो भी वर्णन किया जाएगा वह पैशाची प्राकृत का किया जाएगा। क्लियर? बातचीत नहीं करें। वो आपका माइक चालू नहीं है। कौन सा? वो आपका गले वाला। अच्छा, चालू ही नहीं। इसका क्लियर मतलब यही है कि इस सूत्र के बाद इस पूरे परिच्छेद में जो भी नियम बताए जाएंगे वो सारे के सारे नियम पैशाची प्राकृत के ही हैं, ठीक है। दूसरा सूत्र है इसका प्रकृति ही सौरसेनी। पैशाची प्राकृत में जो डिफरेंस बताए जा रहे हैं वो सब सौरसेनी प्राकृत के महाराष्ट्री से सौरसेनी उसके डिफरेंस बता दिए। अब उसके बाद के आधार पर बताए जा रहे हैं, उसके पहले के सूत्रों से ज्यादा इसका लेना देना नहीं, इसका मागधी के नियमों से लेना देना नहीं, इसका संबंध है। यद्यपि देखिए आप मजे की बात कि इन्होंने सौरसेनी प्राकृत का निरूपण सबसे लास्ट में किया। कायदे से यदि अपन को इनको क्रम देना था, सबकी प्रकृति सौरसेनी कहना थी, तो 10वां परिच्छेद सौरसेनी प्राकृत का बनाना था, ठीक है ना। लेकिन अब जो भी है हम उसी को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये मागधी पैशाची प्राकृत का जो है उसमें भी सौरसेनी प्राकृत में वर्णित नियमों के अलावा नियम इसमें जो नया होता है वो बताए जाएंगे। इसका मतलब है महाराष्ट्री प्राकृत से सौरसेनी प्राकृत में काफी चेंज है। महाराष्ट्री प्राकृत से सौरसेनी प्राकृत में जो चेंज आ चुके हैं वो चेंज पैशाची और मागधी में कॉमन हो सकते हैं, पर सौरसेनी के अलावा जो बताए गए हैं वो सारे चेंज वही चेंज पैशाची प्राकृत के इस परिच्छेद में बताए गए। मेरी बात का मतलब कुछ समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से एक बार बोलता हूं, समझने की कोशिश करें। यदि क्या है अंतर? इन्होंने क्या सूत्र लिखा? प्रकृति सौरसेनी। यहां प्रकृति का अर्थ किसी एक भाषा का दूसरे भाषा की प्रकृति ऐसा नहीं है, यह व्याकरण है। यह प्रकृति संस्कृतम का अर्थ भी जो संस्कृत का व्याकरण बनाया उसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी और सिस्टम प्रयोग किया वही इसकी प्रकृति है, उसी पैटर्न पे हम इसको बना रहे हैं। समझ गए ना? ऐसे ही महाराष्ट्री के बनाने के बाद उसमें भी कहा शेषम महाराष्ट्री वत। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि बाकी इसके नियम महाराष्ट्री में जो बता चुके वैसे ही है, जो नए थे वो हमने सौरसेनी में बता दिए। अब सौरसेनी के कई नियम जो महाराष्ट्री से भिन्न है वह मागधी और पैशाची में कॉमन हो सकते हैं, बट उनका उल्लेख आचार्य ने नहीं किया। जो सौरसेनी में कहे जा चुके उनके अलावा जो नियम थे वो ही पैशाची और मागधी के प्रकरण में बताए गए। पॉइंट समझ गया? देखो थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से समझाऊं। सपोज कीजिए महाराष्ट्री प्राकृत में इतने नियम बताए, ठीक है। अब इसमें से कुल इतने नियमों में सौरसेनी प्राकृत डिफरेंट थी, ठीक है। अब जितने सौरसेनी में नियम बताए उसमें से इतने नियमों में मागधी और इतने में पैशाची डिफरेंट थी। तो जो मागधी में डिफरेंस बताया उसको पैशाची ने आधार नहीं बनाया, या जो पैसाची में डिफरेंस बताया
उसको मागधी ने आधार नहीं बनाया। इन्होंने दोनों ने क्या कहा, सौर सेनी में जो बताए जा चुके हैं उनसे भिन्न, महाराष्ट्री से नहीं, सौर सेनी से, उनसे भिन्न जो नियम है मात्र उन्हीं का उल्लेख कर रहे हैं। जो सौर सेनी में कॉमन है वो पैसाची के भी हो सकते हैं, बट हम उनका उल्लेख नहीं कर रहे। विजय जी कुछ क्लियर हुआ? हुआ तो नहीं है? नहीं हुआ। मुझे पता है, वो टीचर ही कहेगा जो चेहरा नहीं पढ़े। समझ में आया? जैसे बच्चा कभी कभी नकली रोता है तो मैं कहती एक थप्पड़ और लगाऊंगी, कोई भूख भूख नहीं है, फालतू फैल मचा रहा है। और जब किसी को समझ में नहीं आता, वो भी अध्यापक को पूरी तरह समझ में आता, कहने समझ में नहीं आया। देखो उसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत, ठीक है ना, तो दक्षिण भारत में 4 प्रमुख भाषाएं, महाराष्ट्री तो अपनी जैसी है। कौन कौन? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, 4 है ना। अब उनमें सबसे पुरानी और सबसे व्यापक भाषा कौन सी है? तमिल। भले ही उसके अक्षर कम है, लेटर कम है, 26 है, लेकिन उसकी ग्रेस बहुत है, उसका साहित्य भी बहुत है, उसमें प्रौढ़ी बहुत है। सबसे अधिक विद्वत्ता का काम हुआ तो तमिल में हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले उत्तर भारत की भाषाओं से तमिल को बताया गया, ठीक है, कि इसमें और तमिल में ये अंतर है, ठीक है। वो हो गए, तमिल हो गई समझ लो सौर सेनी। अब वो हमें बताना है कि कन्नड़ में और तेलुगु में, कन्नड़ तेलुगु लगभग मिलती है, तो कन्नड़ में और मलयालम में जो विशेषताएं हैं वो हम तमिल के आधार पर बता रहे हैं। अब जो तमिल में कॉमन है वो नहीं बताएंगे, जो तमिल से भी डिफरेंट है सिर्फ वो बताएंगे। उनको एज इट इज स्वीकार करेंगे। ठीक है, कोई बात समझ गए ना अपन? मतलब वो महाराष्ट्री प्राकृत से तुलना नहीं कर रहे, इससे जो करना थी इसमें कर ली, इसके नए नियम बता दिए कि जो महाराष्ट्री की तुलना में सौर सेनी में होते। एक्चुअली ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है मुझे, आपको कुछ असलियत बताना है। प्राचीन भारत में 3 ही प्राकृतें थी मुख्य, मागधी, पैसाची और सौर सेनी। महाराष्ट्री प्राचीन भारत में नहीं थी। महाराष्ट्री सौर सेनी का ही लेटर वर्जन है, जिसमें 2 ही 3 असली विशेषताएं हैं। कागा चाजा तादा पायवाम लोप प्रायोलोक से इनका वर्णों का लोप कर दो एक, और उसके अलावा 2-3 छोटी मोटी है, अदरवाइज कोई विशेषता नहीं। वो पूरी की पूरी सौर सेनी, समझ गए? तो अब पैसाची और मागधी, लेकिन ये सौर सेनी के समकालीन। तो जो पुरानी है उनमें रिश्ता किससे बताया जाएगा? जो पुरानी थी। हमारे लिए कोई आए घर में बूढ़ी, तो आप क्या बताओगे? तुम्हारी ये कौन लगती है? नहीं बताएंगे। तेरी जो दादी है ना, उनकी मौसी की बहन है। आपसे रिश्ता क्या बताएं? अब तो बहुत बाद के हो, समझ गए ना? घर में तुम्हारी दादी बसती है, ये तुम्हारी दादी की मौसी की बहन है और ये तुम्हारी दादी की मौसी की लड़की है। वो किसको जानता है? दादी को जानता है। भाई बच्चा घर में जो रहता है वो दादी को जानता है। अब वो क्या कहेगा बाहर जाके? रिश्ते नहीं बताएगा। हमारी दादी की मौसेरी बहन और उनके भतीजी वो आई। डिफरेंस समझे? ऐसे ही सौर सेनी वह उस युग की भाषा थी जहां से प्राकृत का परिचय शुरू होता है, दिया जाता है, कम से कम व्याकरणिक, ठीक है।
और सबसे बड़ी थी, और उससे ही महाराष्ट्री निकली और सारा व्याकरण महाराष्ट्री का बना। तो उन्होंने बाकी इन दो के परिचय के लिए सौर सैनी को बेस बना लिया। भाई पुराने में तो एक जैसा होता है लगभग, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा तो डिफरेंस जो वर्णन है वो सौर सैनी का कर चुके, अब इससे जो थोड़े बहुत अंतर होंगे वो हम इन दो में बता देंगे। इस अर्थ में प्रकृति सौर सैनी कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दो प्राकृतें सौर सैनी से निकली। इनका जो ग्रामेटिकली आइडेंटिफिकेशन हम बता रहे हैं, व्याकरणिक परिचय जो हम बता रहे हैं, विशेषताएं जो हम बता रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार सौर सैनी। बस इतना इसका मतलब है। ठीक है, अब भी नहीं आया हो तो भाई फिर मैं कम पढ़ा लिखा हूं। नहीं, सब कुछ सौर सैनी का है, बस कुछ चीजें जो अलग है वो हम आपको बता रहे हैं बस। ठीक है, ऐसा। ये दो सूत्र तो अपने आप में क्लियर हो गए, इनमें कुछ सिद्धि नहीं करना है। अब सूत्र शुरू हो रहे हैं पैसाची की। पहले ये देखिए कि तीन पद जो है वो समान विभक्तिक हैं। भाई हमें कुछ ना कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा जिनसे अर्थ शुरू करें। तो हम ये सब छोड़ देते हैं कि वर्गों के तृतीय और जो चतुर्थ हैं वर्ण, वो कैसे होना चाहिए? आयुज, असंयुक्त होना चाहिए। आयुज माने असंयुक्त। असंयुक्त हो। यदि संयुक्त होंगे तो पैसाची उसमें कुछ नहीं करेगी। असंयुक्त हो और अनादि हो, माने पद के आदि में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, ये बात तकरीबन नियमों में हमारी कॉमन चल रही है कि अनादि और असंयुक्त वही बात है। उसको क्या हो जाता है? आद्यऊ, ये तीसरे और चौथे हैं, चौथे को दूसरा और तीसरे को पहला। मैं बोलूंगा 2-3 बार, शांत मन से सुनो, मैं कुछ कठिन नहीं बोल रहा। भाई ये दो हैं, इनको आदि के दो कर दिया जाता है। अब आदि के दो कौन? पहला और दूसरा। तो तीसरे को पहला और चौथे को दूसरा। जैसे का, खा, गा, घा 4 वर्ण है, तो गा और घा तीसरे और चौथे हैं। अब इनको बदलेंगे तो घा को खा बना देंगे और गा को का बना देंगे। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? बस ये सूत्र इतना कह रहा है कि यदि वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण पद के आदि में भी नहीं आए, आदि में आए तो कुछ नहीं करेंगे, और संयुक्त होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आदि में भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे? शुरुआत के 2 वर्ण बना देंगे, क्रमशः तीसरे को पहला और चौथे को दूसरा। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ ना? अब एग्जांपल देखना तो देख लो। मेघो, ये घा किसी से संयुक्त है? नहीं। आदि में है? नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? चतुर्थ को द्वितीय बना देंगे, मेखो। ये पैसाची हो गई। ठीक है। राजा, जा क्या है? तृतीय वर्ण है, तृतीय को क्या बनाएंगे? पहला। राचा,
पैसाची हो गई। कुछ कठिनाई लगी? क्लियर? भाई इन चीजों को ध्यान रखो, अनादि भी हो असंयुक्त भी हो। इन दो की क्वालिटी वाले तृतीय चतुर्थ वर्ण लो और उनको लेके आद्यो बना दो। ठीक? क्लियर? बस वर्ग सब तो क्लियर है ही आपको। अब तो इतना आ गया अच्छी तरह से कि वर्ग कितने होते हैं, कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, वो तो आपको आ ही गया। ठीक? चले मिटा दे। कोई बताएगा? जो एव अव्यय है, ध्यान रखना, निपात नहीं बोल रहा हूं, एव अव्यय है, इसको मागधी पैसाची प्राकृत में एव प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कोई मतलब नहीं, सूचना आपको दे दी, समझ जाइए। ठीक है? क्लियर? चलो, णो नः, अभी आपने क्या किया था? नोणः, नाकोणा किया था, और वो नाकोणा किसमें चला? महाराष्ट्री में भी और सोरसेनी में भी। मूल तो सोरसेनी का था, क्योंकि महाराष्ट्री तो सोरसेनी से निकली। तो इन दो में जो चल रहा था उसको इसमें रिवर्स हो जाता है। ठीक है? उस णा को वापस ना बना देते हैं। अब दृष्टांत शब्द की कोई जरूरत ही नहीं, क्लियर है उसमें। तरुणी तलुनी, अब वो ला कैसे, वो सब चीजें अलग है, आगे आएगा सूत्र। क्या है भैया? ये षष्ठी एक वचन का रूप है, ये प्रथमा एक वचन का रूप है। अब कुछ बताना जरूरी है। संयुक्त व्यंजन के रूप में आने वाले अष्ट को, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सोरसेनी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, तो संस्कृत का अष्ट, समझ गए ना? उसको आप टा ठा करते थे, अट्ठ करते थे। अब इन्हें एक रूपता से बनाना होता तो अष्टस्य इट्ठस्य सतः, माने जो आपने प्रकृति सोरसेनी ली ना, तो सोरसेनी के आधार से बताओ। तो होना क्या चाहिए था कि इष्ट को जो टाठा आपने बनाया था उसको हम साटा कर देते। ठीक है? मतलब ये दंत सकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो सोरसेनी में नहीं, वो सोरसेनी में तो होता है। अब डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मली कहीं तालव्य सकार का प्रयोग करते हैं, इनकी विशेषता है मूर्धन्य सकार का प्रयोग करना। इनकी विशेषता क्या है? मूर्धन्य सकार का प्रयोग करना। और ये लेकिन इसमें उल्टा दंत सकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाई टा तो वही का वही है। ठीक है? तो जो आप आजकल बोलते हैं ना कष्ट, तो आप बोलते हैं ना कसट। हमें तो बड़ा कसट हो रहा है, पैसाची, आप पैसाची बोल रहे हो, समझ गए ना? आज सोचिए, अपने घर में सोचिए, आपस में बोलते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते पवन जी? तो ये क्या कसट हो रहा है? ये पैसाची।
क्या हो रहा है? दूसरे रूप में देखें तो ये संयुक्त को असंयुक्त बना रहे हैं। बताइए और क्या किया? संयुक्त को असंयुक्त बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बाकी तो वर्ण तो वही के वही है, ठीक है ना? स्नान स्नान। आप जाएंगे अभी पंजाबियों से बात करो, सिंधियों से बात करो, वो यही बोलते हैं। स्कूल को सकूल। आपको बताऊं पैसाची का क्षेत्र कहां से कहां तक है, थोड़ा जानना चाहिए आपको। ठेठ नेपाल के बाद का जितना एरिया है, उत्तराखंड और इधर पे हिमाचल, और इधर से बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर, फिर उधर पंजाब, और पंजाब से सिंध पाकिस्तान तक जितना जो जा रहा है, पूरा पाकिस्तान, ये तो पहले भारत ही था। ये पूरा का पूरा बेल्ट ये पैसाची प्राकृत का उच्चारण क्षेत्र है, प्रयोग क्षेत्र है। ये सारे प्रयोग आप वहां देख सकते हैं, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पैसाची नाम जो पड़ा है वो पिशाच के सबसे जो पड़ा है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको वो भी बता देते हैं, कर्तव्य है, नहीं तो आप भूत प्रेत पिशाच बना देंगे उन्हें। देखो गुरुजी वो डिस्टर्ब नहीं करते। पिशाच शब्द कैसे बना? आयुर्वेद के हिसाब से एक प्रयोग मिलता है, वात रोग ग्रस्ता पिशाचा। जो वायु रोग से ग्रस्त हो वो पिशाच। ये भारतीय आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। वात रोग ग्रस्ता पिशाचा, जो वायु रोग से ग्रस्त हो वो पिशाच है। मतलब क्या हुआ? पिशाच अपनी मुद्रा से, मुख मुद्रा के कारण जाना जाता है, विचित्र, पीड़ा युक्त, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति वायु रोग से ग्रस्त होता है, पेट में घुमड़ घुमड़ हो रही है, तो उसकी सकल पे सारी डिजाइनें आती हैं। समझ गए? पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। समझ रहे? मुझे तो कोई ऐसा हो नहीं रहा ना, तो इसलिए नहीं बना पा रहा, वरना हर किसी की बनती है, ठीक है ना। और ये वायु एक ऐसी चीज है कि जब निकल जाए चैन पड़ गई। समझ गए? ये फैक्ट है। वो जो क्षेत्र है पूरा पहाड़ी, बर्फीला और इधर के तेज ठंड वाला, उन क्षेत्रों में चूंकि खान पान, जब ठंड तेज पड़ेगी तो ड्रिंक्स जितनी होंगी वो हॉट ड्रिंक्स होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स तो होंगी नहीं, चाहे वो वैसी ड्रिंक हो और चाहे ऐसी देसी ड्रिंक हो, होगी तो हॉट ही, ठीक है ना। एक तो वो कारण है, और दूसरा कारण पानी कम पीना, पीने के नाम पे गर्म चीज पीना, और खाने के नाम पे मेवे मिष्टान ऐसे ही जब चाहो खाते रहो। अब उन सब से पेट में पचेगा कैसे? उधर उतने फल बारहमासी तो होते नहीं जब बर्फ पड़ती है। समझ गया ना। मैंने देखा, तिब्बत में गया, चाइना कैलाश यात्रा पे, वहां कैलाश पर्वत के 900 किलोमीटर पहले से कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा छिछली हुई घास होती, और उसमें भी उसकी घास की जड़ खोदो, पौधा होगा इतना सा फैला हुआ, और जड़ खोदो तो 3 मीटर लंबी और इतनी मोटी निकलेगी। उसमें जो ऊर्जा संजोते हैं उससे वो उतनी ठंड में हरी रहती है। समझ गया ना। तो जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, खाने के लिए चीजें नहीं है, या तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, भाई मजबूरी है, कुछ है ही नहीं, और या फिर वो
जो खाएंगे तो ऐसी चीज खाएंगे, तो वो खाने के कारण पेट की स्थिति होती है खराब, पाचन प्रॉपर होता नहीं, भागदौड़ ज्यादा होती नहीं ठंड के मारे, आपकी भी अंतर पड़ता है। तो धीरे धीरे जब पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको क्या होगा, गैस बनेगी। जब वो रोज सफाई नहीं होगी तो गैस बनेगी। जैसे घर में सफाई नहीं हो तो आपके दिमाग में गैस बन जाती है, देख के सारी हालत खराब पड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो गैस बनती है तो वात रोगग्रस्ता पिशाचा कहा गया उन्हें, और उनकी पिशाचों की भाषा पैसाची प्राकृत। मैं दंग रह गया जब एक बड़े प्राकृत में लिखने वाले, और वो बोलते किसमें, अंतरराष्ट्रीय प्राकृत सम्मेलन में, जो अपने आप को प्राकृत में लिखने वाला बता रहे थे और बड़े कोई महात्मा टाइप थे, वो बोलते भैया भूत प्रेतों की भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनकी भी तो एक अपनी भाषा होती है, उसका नाम पैसाची। मैंने कहा माथा पीट लो, ये आपके श्रृंगेरी की घटना है सर। आप श्रृंगेरी जो विश्व विद्यापीठ है उसके आप प्राचार्य रहे, प्रमुख रहे, तो आपको समझ में आया कुछ कुछ कि ये हम जब तक सही नहीं जानेंगे और आप कुछ का कुछ बोल देंगे तो समस्या क्या होगी कि लोग आपका भी मजाक बनाएंगे। यदि आप भी पिशाचों की भाषा पैसाची बोल दोगे तो आपका मजाक नहीं बनेगा, इसलिए बताया मैंने। इसमें से सना समझ में आ गया, सना ऐसे बहुत से प्रयोग हो सकते हैं। ये एक्चुअली कुछ ऐसा खास नहीं है, सोर्सनी में भी ऐसा प्रयोग मिलता है, समझ में है ना। रियस्य रिया ये तो सोर्सनी में ही मिलता है, ठीक है ना। तो वो आर्य से आर्य आर्य ऐसा प्रयोग कर देंगे और कुछ खास नहीं। अगला है यस्य, समस्या क्या है ये बताओ इसमें। जय और ज्या तो हमने भी पढ़ा है, जा और या मिलके ज्ञा बनता है, जिसे आप ज्ञा बोलते हैं वो ज्या बोलते हैं, वो बनता है, ये तो हमने भी पढ़ा है। फिर इसमें गड़बड़ी क्या है, ये इसमें या पहले है और जा बाद में, समझ गए ना। ये ज्ञा को ज्या को उल्टा बोलते हैं, इंज। ये ज्या नहीं बोल के क्या बोलेंगे, इंज। क्यों, इसका कारण है उनके उच्चारण सानुनासिक होते हैं, इसलिए अकेले अनुनासिक को वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, उसका आधा उच्चारण करते हैं, और जो मुख से निकलने वाले वर्ण है उनका पूरा उच्चारण करते हैं। ऋषभ समझ में आई बात। सानुनासिक उच्चारण तो है, नासिका उनकी रहती है बंद ठंड के कारण, तो वो नासिका को स्वर सहित उच्चारण नहीं कर सकते नासिक के वर्णों का, उनका अर्ध स्वर सम आधा उच्चारण करते हैं, और मुख से निकलने वाले वर्णों को स्वर सहित बोलेंगे तो पूरा उच्चारण करेंगे, इसलिए उल्टा होता। इंज बोलेंगे, जय जय। आप देखिए आपको जोर पड़ रहा है ना, इंज बोलने में जोर नहीं पड़ रहा, करिए कोशिश, समझ में आएगा। देखो अकेले नियम पढ़ोगे तो पढ़ पढ़ के रट रट के पागल हो जाओगे, यदि कुछ प्रैक्टिकल समझ के चलोगे, लॉजिकली समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बताओ ऋषभ क्या हुआ। कन्या शब्द के
कंज जो पिछले सूत्र में आया था वह आदेश हो जाएगा कंज। तो वो कन्या, कंजा, कन्या नहीं बोलेंगे, वो कन्या। जो कंजक शब्द है वो वहीं से तो निकला है, कन्याओं को जिमाने वाला कंजक, समझे ना। ये सब नहीं मराठियों जो पहाड़ियों ने पैदा किया है। ये जो आपकी भाषा में नए नए प्रयोग आए हैं, ये कहां से आए? पढ़ोगे प्राकृत तो सब पता चल जाएगा, सबकी पोल पता चल जाएगी कौन कहां का है। ये प्राकृत की एक बाल्टी पानी पड़ता है तो भाषा की असलियत जाहिर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पहले तो वो दूसरा है ज ज। अब ये तो वैसे अंडरस्टूड है, पहले भी कर चुके कि संयुक्त व्यंजन में तृतीय चतुर्थ को आद्य, तो वही तो कर रहे हैं। इसमें दोनों तृतीय थे, दोनों प्रथम कर दिए, चतुर्थ होते द्वितीय कर देते। मतलब ये सूत्र की उतनी ज्यादा आवश्यकता थी नहीं। ठीक है ना। राज्यो रांची टा कहा, ये संयुक्त का था, पहले असंयुक्त। अच्छा ठीक। टा गसी गस गिसु वा। राजा शब्द को, जो राजन शब्द है ना संस्कृत का, इस राजन शब्द को जब इनके बाद में तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी बहुवचन, नहीं सप्तमी एक वचन, ये इनके प्रत्यय आते हैं। माने राजन शब्द को तृतीया एक वचन में, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में यदि प्रयोग करना हो तो एक ही रूप बनेगा रांची। ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे? वाह विकल्प से। मतलब ये नहीं बनेगा तो बाकी जो रूप बनते हैं वो बनेंगे। ठीक है। अब इनमें रांची शब्द में प्रत्यय लगेंगे, ऐसे नहीं प्रत्यय नहीं लगेंगे, वो प्रत्यय दिए हुए नीचे, समझ सकते हैं आप। इक्त्वस्तूनम, अब ये सूत्र भी थोड़ा गड़बड़ है। इक्त्वः तूनम, भाई प्राकृत वो सौरसेनी में भी तूण प्रत्यय, तूण दूण ऊण, ये कॉमन है, समझ गए ना। वो ताको दा हो जाता है तो दा को ता होता है, इतना कहना चाहिए था। इक्त्वा का तूण बनता है, ये कहने का क्या मतलब है भाई? ये तो चीज आप बता चुके कि भाई तृतीय को प्रथम और चतुर्थ को द्वितीय आदेश होता है, तो वही हो रहा ना, और क्या हो रहा? दूण को तूण हो रहा है। सौरसेनी प्रकृति है ना, सौरसेनी में दूण बनता, करी दूण, परी दूण, लिहि दूण, समझ गया ना। तो जो बनता है सौरसेनी में उसके आधार से बताओ ना कि दूणस्य तूनम, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। तब लगता कि आप सौरसेनी के आधार पर बता रहे, तब लगता कि सौरसेनी प्रकृति कही आपने। ठीक है। नहीं तक तो
बताइए क्या है संदेश। पैशाची में हृदय शब्द का हित अगम ये रूप बनता है। मागधी में क्या बनता हो? हड़क्कम। इसमें हितायकम। क्या हुआ है खास क्या हुआ है? दो काम हम जो पहले बता चुके, तृतीय का दा तृतीय है, ता प्रथम है, ठीक है ना। और उसके बाद में और क्या नया हुआ है? या को आ कर दिया आपने, ठीक है ना, या का लोप करके आ रह गया, और का स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ दिया, आदि रिकार का ई हो गया। और आदि रिकार का ई तो होते ही, समझ में ना। तो ऐसा कोई नया काम नहीं है जो समझने में परेशानी हो। ये प्रयोग पैशाची प्राकृत में चल रहे हैं पहले से, ठीक है। हम 11वां परिच्छेद पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए 12वां सीधा निकाल लीजिए। पेज नंबर 239 239। सौर सेनी ये अधिकार सूत्र है, मतलब इसके आगे इस परिच्छेद में जितने नियम बताए जाएंगे वो सारे सौर सेनी प्राकृत के होंगे। ये संकल्प जरूर है पर इसका अनुपालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हैं प्रयोग इन्होंने इसमें दे दिए हैं जो सौर सेनी के विरुद्ध है, ठीक है ना। वो सिर्फ संस्कृतिकरण के कारण दे दिए गए। जैन सौर सेनी को अलग कर देते ऐसे भी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं विनम्रता के साथ कि जैन सौर सेनी नाम का कोई प्रयोग नहीं सर, वो कुछ लोगों ने कर दिया सर। ऐसे तो बौद्ध मागधी, आप पाली को ये भी तो कह सकते हैं बौद्ध मागधी, भैया तो वही। पाली को लोग हाइब्रिड संस्कृत भी कहते हैं। हाइब्रिड संस्कृत माने मागधी का संस्कृतिकरण। जो मागधी प्राकृत थी उसको संस्कृतिकरण, जैसे आप इंग्लिश बोलते ना, हिंदी का अंग्रेजीकरण, बात बात में अंग्रेजी घुसा दी तो उसको आपने इंग्लिश कह दिया। तो पाली और कुछ नहीं है। पाली के व्याकरण बाद में जितने बने, कोई व्याकरण पाली को आज तक परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सका, परिभाषित नहीं कर सका। क्यों? प्रयोग ही ऐसे, जिसने भी उसको संस्कृतिकरण कर दिया मागधी का, वही प्राकृत पाली होगी। बाद में जाके किसी तरह ठोक पीट के तय किया गया, वरना उसमें कोई संस्कृत जैसे आप व्याकरण के नियम नहीं बता सकते कि ये आधार है। पॉइंट समझिए। तो यहां पर भी जो सौर सेनी है उसमें कमी यही है, सौर सेनी को वही समझ सकता है जो सौर सेनी में जिया हो। भरत मुनि जानते थे, उन्होंने हर कदम पे लिखा, जो उन्होंने लिखा सौर सेनी समाश्रित्य भाषा कार्यातु नाटकी। जितने भी भले लोग पढ़े लिखे सामान्य समझदार है, सब सौर सेनी का प्रयोग करेंगे। उन्होंने उस नब्ज को पकड़ा था। वरुचि जो है वो विशुद्ध संस्कृत के वैयाकरण थे। उनसे महाराष्ट्री में भी एरर हुए 2-3 और इसमें भी हुए, फिर भी अन्य वैयाकरणों की तुलना में ये मच बेटर है। ये बात आप ईमानदारी से समझिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अन्य की तुलना में मच बेटर है। भाई साहब, ये कलयुग है, हमारे जैनों में पंचम काल कहते हैं। यहाँ परफेक्ट मेल मिलना बहुत कठिन है, और ज्यादा 36 में 36 गुण जिसके मिल जाएंगे उनकी तो बिल्कुल ही नहीं निभना है। क्यों रतनलाल जी कहाँ गए? रतनलाल जी एब्सेंट है? अरे अभी तो थे, तो ज्योतिष के है ना, इसलिए पूछ रहा हूं कहाँ गए। पकड़े गए तो पकड़े ही गए, उसमें क्या है। यहां तो ये छूट तो किसी को नहीं। मैं सब पे एब्सेंट लगा चुका हूं, जो इसमें थे नाम नहीं पड़े, मैं तो खाली कॉलम देखता हूं, एब्सेंट कर देता हूं। समझ में है ना। और सारे अटेंडेंस सीट शाम को ही ले लेता हूं मैं इनसे, कोई नहीं बाद में लगा सकता, मेरे ड्रॉज में बंद हो जाती। खैर छोड़िए, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं।
छोटे मोटे एरर छोड़ दीजिए तो सबसे बेहतर प्राकृत व्याकरण है तो आचार्य वररुचि का प्राकृत प्रकाश है। जो प्राकृत लक्षण इनसे पहले चंद्र ने लिखा था, जो प्राकृत लक्षण नाम से ही एक व्याकरण सबसे पहले लिखा था पाणिनि ने, वो तो मिलता नहीं। आचार्य चंड का मिलता है, वो इतना संक्षिप्त है, इसका 1/4 भी नहीं। अब जब 1/4 से कम सूत्र होंगे तो फिर आप समझ सकते हो कितने नियम आएंगे, किन किन बातों का स्पष्टीकरण होगा। तो ये अंतर तो है, हम उस कमी को मानते हैं। अब हमें इसी में जीना है और इसी में जिएंगे, इसलिए हम इसको ही बेहतर मानते हैं। नहीं तो मैं चाहता तो मैं चंड के प्राकृत लक्षण पे भी यह कार्यशाला रख सकता था। संक्षिप्त होती, आसान होती, लेकिन आधे से ज्यादा नियमों का अतई पता नहीं होता। प्रकृति संस्कृतम, यहां प्रकृति संस्कृतम कहने के 2 बड़े कारण हैं। शब्द ध्यान से सुनिए, फिर ये प्रश्नकर्ता लोग अपने तलवार की धार तो पैनी करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब ध्यान से सुनते नहीं। 2 कारण कह रहा हूं मैं, एक कारण नहीं कह रहा हूं। 2 कारण कौन कौन से हैं? एक तो संस्कृत व्याकरण के पैटर्न पे है, ये तो है ही। दूसरा, इसका जो उच्चारण प्रविधि और वर्ण संपदा है वह संस्कृत के रूप इससे सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। यदि हमें संस्कार करना हो तो सौर सेनी से बढ़िया कोई प्राकृत नहीं है। संस्कृत बनाना है तो सौर सेनी से बढ़िया कोई प्राकृत नहीं है। क्यों? ऑलमोस्ट मिलती जुलती। मुझे याद है, ये बात है 1984 की, दिल्ली में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मेरा एक इंटरव्यू, वो वॉक इन इंटरव्यू जैसा था। ऐसे ही उन्होंने कहते आ जाओ देख लेंगे, आज इंटरव्यू है, तुम भी आ जाओ। तो मैं चला गया। उसमें मेरे से मैं एक छोटी सी चीज पे फेल हुआ। मैंने कहा भाई मुझे कन्नड़ तो आती। तो उन्होंने पूछ लिया कन्नड़ लिपि दक्षिण की किस अन्य लिपि से एकदम मिलती है। अब मैं कहीं और गया ही नहीं था, अकेला कर्नाटक गया था, किसी को पढ़ा ही नहीं था बोर्ड, तो मैं कैसे पहचानता? तो मैं नहीं बता पाया। उन्होंने कहा भाई तेलुगु से मिलती है, न तमिल से मिलती है। तमिल में सीधी सीधी लाइनें हैं, गोल होती है पर सीधी सीधी। तमिल में और मलयालम में सबसे बड़ा अंतर मिलेगा स्क्रिप्ट का। जलेबियां सब में है, लेकिन इसकी जलेबियां थोड़ी सीधी सीधी हैं और मलयालम की जलेबियां सारी गोल गोल हैं। जलेबियां दोनों में, ठीक है ना? ये अंतर है तमिल और मलयालम में, यदि समानता और असमानता देखते हैं। और आपको थोड़ा सा माइंड मत करना, जैसे ऐसे लिख रहे हैं ये वाह है, ऐसे लिख रहे हैं तो ये कन्नड़ है, और ऐसे लिख रहे हैं तो ये तेलुगु है। वो उसको अलग से हलंत करके टांग तोड़ के लिखते हैं। उनके ऊपर ऐसे प्रयोग डबल भी चलते हैं। ये इधर पे जितना ज्यादा बढ़ जाएगा मूल आकृति वही रहेगी, इधर पे जो बढ़ जाएगा वो तेलुगु है, और जो यहां पे सीमित रहेगा, स्पष्ट रहेगा, वो कन्नड़ है। नहीं आता था, मैं नहीं बता पाया। उन्होंने यार अभी थोड़ा सा कोशिश कर, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो जहां होना था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं हो, यहां पर आ गया। एनीवे, तो प्रकृति स्वरसेनी का आधार समझ गए। 2 कारण, ये संस्कृत से एकदम कुदरती साम्य रखती है। जैसे तेलुगु और कन्नड़ एक दूसरे की नकल नहीं की, लेकिन संयोग बस दोनों में बहुत समानता है। अनादौ अयुजोः तथयोः कि
किच्चा तदोपदेशम। था को धा यथा संख्य मनुदेशा समानम। संस्कृत वाले इतना तो जानते ही है भाई, क्रम से लगा लो। यथा संख्य मनुदेशा समानम का अर्थ हिंदी में क्या है? क्रम से लगा लो। क्रम क्या है? ता का दा और था का धा। किच्चा तदोपदेशम, ता का दा तो आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन था का धा आपको बता रहा हूं। आचार्य कुंदू लिखते ना, किच्चा तदोपदेशम, वैसे ही उपदेश किया। तथा जो धा का प्रयोग है ये प्राचीन सौर से नहीं। आगम में सारे यही रूप मिलते हैं, जो बदले गए वो पंडितों की नादानी से बदले गए। ठीक है, अनादि और असंयुक्त ता और था को क्रमशः दा और धा हो जाता, कुछ खास नहीं, बिल्कुल सिंपल। मिटा दूं? व्यापृत जो संस्कृत का शब्द है, नाउ आई एम बिजी, जो बिजी बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्यापृतोस्मि, मैं व्यस्त हूं। उस व्यापृत को अंत में ताको डा होता है, वावुडोमी। भाई बाकी तो बन जाएगा, री को ऊ हो जाएगा, पाको वाह हो जाएगा और व्याको वाह हो जाएगा, कुछ खास ही नहीं, जरा भी कठिन नहीं। इतना तो आप बहुत पढ़ चुके। भाई आप बताओ ना, इस संयुक्त को असंयुक्त करोगे तो क्या हो जाएगा? वाह रह जाएगा। और री को ऊ कर दो और पाको वाह कर दो, पोवा सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, तो वाह वू और डो, अंत को ताको डा हो गया। भाई एक ही काम तो किया इसने कि उस ता को डा कर देता है, डा की जगह डा कर देता है व्यापृत शब्द में, तो बावडो। ठीक है ना? अब देखो एक आपको रोचक प्रयोग बताता हूं। हम कई लोगों को बावड़ा कहते हैं, वो बावला नहीं, बावला अलग है, बावड़ा। लेडीज हमेशा जेंट्स को जो जिम्मेवार हैं उनको उदयपुर साइड आपके हमारे जानती है बावड़ा है, वो तो बावड़ा है। बावड़ा माने हमारे इशारों पे नहीं सुनता, हमारे नखरों को नहीं झेलता, हमारे संकेतों को नहीं समझता, परवाही नहीं करता, वो अपने काम में लगा रहता है, बावड़ा। यही है बावड़ा। समझ गया ना? इनको तो चाहिए अटेंशन ही नहीं, ये तो चाहे उंगली हिलाए तो उंगली हिलाए तो अगला पूरा हिल जाए, तब समझ में आता है कि हाँ भाई है, दम है क्या। पुत्रे अपि क्वचित, कहीं क्वचित माने कहीं, अपि माने भी, और पुत्र माने पुत्र शब्द में भी। तो सामान्य तो जो पुत्तो बनता है उसकी जगह पुडो बनेगा। कहीं कहीं ऐसे प्राचीन रूपों में मिलता है। ठीक है? ग्रध्रस, गृध्र जैसे शब्दों में रिकार को इकार हो जाएगा, गिद्ध। अब यह गिद्ध शब्द आपको समझाना पड़ेगा, अच्छी तरह आता है ना, बस हो गया।
थोड़ी सी हिम्मत रखिए, आज हम ये पूरा करके ही उठेंगे यहाँ से। सर जो पंजाबी जिद्दो बोलते हैं वो ये गिद्दा अलग चीज है, ये गिद्ध गृध्र, गिद्ध नाम जो पड़ा वो गृध्रता के नाम कारण, तीव्र आसक्ति, तीव्र लालच, उसके कारण वो गिद्ध कहलाता है। मरे सड़े गले जैसा भी है वैसे ही जानवर को जो है, कोई जानवर उसके पास नहीं बैठा और वो गिद्ध नोच नोच के खाता रहता है, तीव्र लालसा के कारण उसका नाम गिद्ध है। एक ये वो सूत्र है जिसको मैं कह रहा था कि इन्होंने गड़बड़ प्रयोग किए। ये कहते हैं ब्राह्मण शब्द, विज्ञ शब्द, यज्ञ शब्द और कन्या, कन्या, इन 4 शब्दों में, इधर ले लो हिंदी में, उधर के भ्रम भूल जाओ, ब्राह्मण, विज्ञ, यज्ञ और कन्या, ये 4 हो गए। इनमें जो ब्राह्मण ने, एक्चुअली उन्होंने ब्राह्मण नहीं लिया, ब्राह्मण ने लिया, ये आ नहीं निकलेगा, ब्राह्मण ने आएगा, यहां पर थोड़ा सा अंतर हो गया। ऐसा है, ब्राह्मण्य में ण्या का, विज्ञ में और यज्ञ में ज्ञा का, और कन्या में न्या का। ये हो गया ना, ण्या ज्ञा न्या नाम, ये नाम है, न्या नाम, इंजो वा, इनकी जगह या और जा, ये कह रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ना तो प्रवृत्ति महाराष्ट्री प्राकृत में ऐसा है, भाई यदि सोरसनी में होता तो महाराष्ट्री में जाता सोरसनी से, और ये तो पैसाची प्राकृत का लक्षण है, यहां पहले और जा बाद में। विकल्प से है सर विकल्प से तो है, लेकिन जब जो जहां के उच्चारण प्रविधि में ही नहीं है, जिसके कोई कारण ही नहीं है, तो विकल्प तो 2 तरह से बनते हैं। सर माफ करना, मैं थोड़ा इन लोगों को अपेक्षाकृत धुंध से दूर रखना चाहता हूं, इसलिए बताता हूं। विकल्प 2 तरह से बनते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, लिख दिया, भूल से, चूक से, किसी भी कारणवश इधर का उधर लिखा गया, अब हमने, बड़े विद्वान ने लिखा, हमने उसको आधार मान लिया और लड़े जा रहे, साहब इतने बड़े विद्वान, तुम कितने बड़े विद्वान हो, या तो ऐसी लड़ाई कर लो, समझ गया ना। और भूल चूक तो सबसे होती, वो हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए कि जब आप या को या तो अनुस्वार बनाते हैं या अणा बनाते हैं, उनके प्रयोग को आपने मूल में ही नहीं माना, तो वो कैसे कर देंगे आप? भाई कुछ तो बताओ, आपके घर में वो चीज होना चाहिए तब तो आप देंगे। भाई जैसे आप पर आरोप लगाया कि आपने बम प्लांट किया, लग गया आरोप, कोई बात नहीं। अब पहले बताओ, हमारे घर, मैं यहां बैठा हूं आपके पास थाने में, मेरे घर को देख लो, मेरे लिंकों को देख लो, कोई भी बम या ऐसी चीजों से कभी रिश्ता नाता रहा? मैं ऐसे लोगों से कभी मिला हूं कि जो ऐसे देश विरोधी कामों में लगे हों, आतंकवाद के कामों में लगे हों? साहब पूरी तसल्ली हो गई कि ये आदमी ना कभी मिला, ना इसने कभी ऐसे काम किए, ये तो इनके नाम भी नहीं जानता क्या मिलता है इसमें, क्या नहीं मिलता। तो फिर उस पर आरोप आप किस आधार पे लगाएंगे, ये तो बता दो मुझे। सौर सैनी में और सामान्य प्रकृति में जो पाई नहीं जाती प्रवृत्ति, उसको आप एविडेंस बनाएंगे तो उससे हम सहमत नहीं। कुछ तो बताओ हमारे यहां कहां है ये चीज, मिलना चाहिए।
ग्रंथ में तो सिर्फ 3rd चैप्टर में भी यहाँ का प्रयोग बोला है, वो भी गलत ही बोला है। मैंने आपको जब बता दिया तो अब उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। सर्वज्ञ और इंगित शब्दों में के जो ये संयुक्त व्यंजन है, इनको ण हो जाता है सवर्णु, णहा भी है और सवर्णु ऐसा भी है। और इंगी तल्णु, ये तज्ञयो, इसमें भी ज्ञा है बीच में, तो इंगी तल्णु ऐसे प्रयोग मिलते हैं। ये विशुद्ध सौरसेनी की प्रयोग है। सवर्णुणान दिष्ठो सब जगह आया है, उसमें कोई विरोध नहीं। सिंपल समझ लो, इक्त्वा प्रत्यय यानी संबंध कृदंत करके अर्थ में क्या करेंगे? ये ईय, करीय, पढ़ीय, पढ़ीय, भमीय, जानीय, ये सारे प्रयोग इक्त्वा माने संबंध कृदंत यानी करके, पढ़कर, घूमकर, जानकर, इसी अर्थ में ये प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तूण, दूण, ता, ये सब तो होते ही। ये तो हमने महाराष्ट्री में भी पढ़ ली, जो उससे अलग थे वो यहां बता दी। क्री, गमोह, दुआ, ये इक्त्वा, ये षष्ठी है। क्री गमोह सप्तमी द्विवचन है, दुआ प्रथमा एक वचन है। संदेश खड़े होकर बताइए क्या है ये? बुक हाथ में लिए बिना। त्वा प्रत्यय संबंध कृदंत का त्वा प्रत्यय के स्थान पर क्री धातु और गम धातु के परे रहते, गम धातु में हाँ दुआ हो जाता है। मतलब कदुए और गदुए, इसका अर्थ वही है जो पहले किया था ना। संबंध कृदंत का अर्थ वही है, जाकर, करके। ठीक है, इसी अर्थ में ये भी रूप बनेंगे सौरसेनी में। ये कुंद कुंद के ग्रंथों में खूब है। ऋज, जस, सस, शसोह, व, क्लीवे, स्वर दीर्घश्च। कहते हैं ऋजंत प्रयोग हो, ऋच माने प्रेरणार्थक, उसमें जस और सस माने प्रथमा बहुवचन और द्वितीया बहुवचन। जस और सस क्या है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। इनके रूप परे, इनके ये प्रत्यय परे रहते। ठीक है ना। वाह माने विकल्प से, क्लीवे माने नपुंसक लिंग में सप्तमी एक वचन, स्वर दीर्घ हो जाता है भी। ठीक है। अब देखिए यहां दो विकल्प मौजूद हो गए, एक तो ये वाह है और एक चा है। ध्यान रखिए, ये जो वाह है वो इनके साथ है और चा वो स्वर दीर्घ के साथ है। ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं ये वर्णाणी।
णी है निजनी अच्छा णी है, णी णी है, हाँ णी जस ससो ये अलग अलग है। इसमें ये णी का प्रयोग हो जाएगा, जस और सस को णी का प्रयोग होता है। कब होता है? क्लीब में, नपुंसकलिंग में, वह विकल्प से, और पिछले स्वर को दीर्घ भी होता है। ये तो उसमें भी हुआ है, महाराष्ट्रीय प्राकृत में कोई नया नहीं है। उसमें इतना करते थे, वणाणी को वणा इम ऐसे प्रयोग भी कर देते थे। ठीक है ना, यही अंतर है और कुछ नहीं। भो, भूवस, तिंगी, संयम बताइए क्या है? लिंग में, लिंग नहीं है, तिंग, तिंग, तिंग में ह के स्थान पर भुव आदेश होना चाहिए। भू के स्थान पर उल्टा हुआ। भूव के, भू भूव नहीं है, भू, भू का षष्ठी एक वचन है वो, भूव। भू के स्थान पर हाँ, ह आदेश होना चाहिए। भा नहीं, भो, भोदी, भोदी, होदी, ठीक है। भा का हा भी होता है, मतलब ये ओकारांत प्रयोग को बल दे रहे हैं। ठीक है ना। मूल धातु क्या है? उकारांत, भू, उसको बना क्या रहे? ओकारांत, भो, हो। ठीक है, ये स्वर सेनी की विशेषता। न लिटी, लिटी भविष्यत काल के लकार में ऐसा नहीं होता है, अर्थात ये भू धातु को भो या हो आदेश नहीं करते हैं। ठीक है। जबकि हो हिदी ये रूप मिलता है, और ये लिट लकार का ही। हो सदी ये रूप मिलता है, ये भी लिट लकार का है, लेकिन हो सकता है भोज सदी नहीं मिलता होगा, इसलिए इन्होंने निषेध किया, भा नहीं मिलता हो। ठीक है ना, क्लियर। ददाते दे दइस लिटी, दा धातु के आदेश कब होते हैं? जब आप सामान्य रूप में दे आदेश भी बनाएंगे और दैस भी। लिटी में दैस और सामान्य में दे, जैसे दा को देमी, देदी, ये देदी प्रयोग कुंद कुंद के ग्रंथों में है, समझ रहे ना। तो देमी देदी ये प्रयोग सामान्य लट लकार में बनेंगे, और लिट में दैस माने दैसामी, दैसामो, ये प्रयोग लिट लकार में बनेंगे। ठीक है, माने भविष्यत काल में ऐसे और वर्तमान काल में दे करके प्रयोग बन जाएंगे, दा धातु। ठीक है भैया। डुक्रिया करा सामान्य धातु आदेश में आ चुका है, डुक्रिय करने, उसको कर धातु आदेश हो जाता है, बस कर दी, ये रूप बनेगा। ठीक है। स्थः, स्थस चिट्ठा, मैंने
मात्रा जान के अलग लगाई है ताकि पहचाना जा सके। स्थस चिट्ठा, ये षष्ठी है, ये प्रथमा है। स्थ धातु को चिट्ठा आदेश होके रूप बनेंगे चिट्ठदी। तेणु चिट्ठदी लाणे प्रयोग है, पढ़ा है, वही है। स्मरते सुमरा, बस सुमरदी ऐसा रूप बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, स्मृति धातु को सुमर आदेश हो जाएगा और सुमर आदेश करके उसके रूप बनेंगे तो सुमरदी, सुमरंती ऐसे रूप बनेंगे। दृश्य पेख, दृश्य धातु को पेख आदेश मिलता है। पेखदी, पेखिदूण, ये सारे प्रयोग मिलते हैं। अस्तेह अच्छा, क्या है ये? अस धातु जो विद्यमान अर्थक अस धातु है उसका अस्थि रूप जैसे यहां संस्कृत में बनता है तो प्राकृत में क्या, सौरसनी में क्या बनेगा? अच्छदी। तिपा इत्थी, अस धातु के साथ जब तिप का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेंगे? अत्थी। तिप सहित अस धातु को अत्थी और अकेला तीथी भी होता है तो उसका अर्थ वही है। भविष्यति मिपा इस्सम व स्वर दीर्घत्वम, भविष्यत काल में अस धातु के मिप परे रहते, मिप के साथ, मिप परे रहते नहीं, मिप के साथ क्या हो जाएगा? इस्सम। अकेला इस्सम माने होता है, हूं, होगा, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और स्वर दीर्घत्वम च, उसके पहले जो धातु लगाओगे उसका स्वर दीर्घ हो जाएगा। चलो 32 से यह सूत्र हो जाएंगे, 10 मिनट है अपने पास। स्त्रियाम इत्थी, स्त्री शब्द का इत्थी आदेश होता है, कुछ खास नहीं है। एवस्य जेव, प्राणम जेव पमाणम, ऐसे जो प्रयोग होते हैं वो एव के अर्थ में, ही के अर्थ में। ठीक है, इवस्य वीय, इव को वीय आदेश मिलता है सौरसेनी में। अस्मदो जसा व अम च, अस्मद शब्द के साथ जस प्रत्यय जो होगा, जस किसका है? प्रथमा बहुवचन का, तो उसके लिए
सामान्यतः जो रूप मिलता है अम्हे वो भी होगा और वयम भी होगा। पीछे वाले ना ठीक है, ये वयम ये संस्कृत लिस्ट रूप है पूरी तरह। ठीक है ना। सर्वनाम गेह सित्वा, मतलब सव्य सित्वा, गे की जगह सित्वा प्रत्यय का प्रयोग। अब सामान्यतः तो सव्वम ही बनता है। ये तो गी माने सप्तमी एक वचन का प्रत्यय है, यहां पर षष्ठी एक वचन है। ठीक है ना। तो सर्वनाम शब्दों में, सर्व शब्द में इसको सामान्यतः तो ये मिलता है, लेकिन इन्होंने ये प्रत्यय बताया। आप लोगों को कहीं मिला हो तो बताना भाई, मुझे तो नहीं मिला। ठीक है। धातोः भाव कर्मसु, भाव कर्तृकर्मसु, हाँ कर्तृकर्मसु परस्मै पदम। भाववाच्य हो, कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, तीनों वाच्यों में धातु के साथ परस्मयी पद का ही प्रयोग होगा, आत्मने पद का प्रयोग नहीं होगा। कुव्वदी होगा, कुव्वदे नहीं होगा। यद्यपि ऐसे प्रयोग बहुत रेयरली मिलते हैं आगमिक साहित्य में। क्यों सर, मिलते हैं ना। पर यहां पर इन्होंने आचार्य ने सीधा मना किया कि नहीं, परस्मयी पद का ही प्रयोग करेंगे। अंत्य एच अनंत्य। अच्छा, यदि अनंत्य अभिन्न वर्ण जो होंगे, कंटिन्यू होंगे, वो अंत्य वर्ण नहीं होगा तो उसमें ए का प्रयोग भी मिल जाएगा। मतलब जैसे गच्छति और गच्छदे, ये कब होगा? अंत्य नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे गच्छेदी, ऐसा तो बन जाएगा, लेकिन अंत को गच्छदे नहीं बनेगा जो आत्मनेपद में बनता है। माने गच्छदी गच्छेदी दोनों रूप बन जाएंगे, लेकिन गच्छदे रूप नहीं बनेगा। ठीक है। मिपो लोटी च, मिप के साथ लोट लकार में भी ऐसा होगा। जैसे पढ़ेमु पढ़मु। ठीक है। इन्होंने दिया, जब मिप के साथ ही देना है तो मिप का इन्होंने दृष्टांत ही प्रॉपर नहीं दिया। अंत्य हेतु का कोई दृष्टांत नहीं दिया है नीचे। करिए करवाणी, इसका कोई मतलब ही नहीं कि उसमें मिप ही नहीं। ठीक है ना। आश्चर्यस्य आश्चर्यम, आश्चर्यम, इसका आश्चर्यम भी मिलता है। डबल चा और चाछा दोनों सामान्य आदेश है, कोई खास नहीं। प्रकृत्या दोला दंड दशनेशु
दोला दंड दसन शब्द में प्रकृति भाव माने जैसा है वैसे ही रहेंगे, इनको कुछ नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, बस यही होगा, दसन का दसन कर देंगे और नाकोड़ा कर देंगे, वो तो होगा। बाकी इनमें कोई वैसा चेंज नहीं आता। ठीक है, शेषम महाराष्ट्रीवत, बाकी सारी इसकी विशेषताएं महाराष्ट्री प्राकृत के समान है। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि उन्होंने विस्तार से महाराष्ट्री प्राकृत का विधान किया। यदि सौरसेनी का विधान पहले किया होता पूरा, तो महाराष्ट्री को कहते शेषम सौरसेनी का। ठीक है, आपकी परीक्षा भी लेना थी, इसलिए आज हर हालत में पूर्ण करना ही था। बीच में 26 जनवरी के भी 2 सत्रों का व्यवधान हुआ और कई बातें हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत साथ निभाया, उसके कारण मैं पूरा कर सका। यदि आप पूरे नहीं बैठते, एकाग्रता नहीं रखते, तो शायद मैं पूरा नहीं कर पाता। ठीक है ना। अब हमारे लिए कल सुबह के दोनों